नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर हमारे साथ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में अवैध कब्जों, नालों व तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे, जिसमें प्रशासन के अथक प्रयास के बाद अवैध कब्जे व तालाबों पर किए गए अतिक्रमण से मुक्ति मिली थी। सरकार का यह अभियान गाँव में ज्यादा चला था, शहर में यह अभियान नहीं चल पाया था, जिसकी वजह से भूमाफिया राजस्व कर्मियों की मिली भगत से शहर के तालाबों और गड्ढों को कब्जा करके लाखों करोड़ रुपए में इन जमीनों को बेच दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के गढ़ही व तालाब कब्जा होते जा रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण दरसिंगार मोहल्ला, कुर्मी टोला, लाल डिग्गी व गणेश मंदिर के सामने पर अवैध कब्जे होते जा रहे हैं। चौक के आसपास के घनी आबादी के घरों का पानी बरसात में इन्हीं तालाबों में इकट्ठा होता था, जो बांधे पर बने रेगुलेटर के द्वारा पानी कोलघाट होते हुए तमसा में चला जाता था। अब हालत ये है कि थोड़ी भी बरसात होने से मातवरगंज चौक, दलसिंगार मोहल्ला सहित तमाम वार्ड जलमग्न हो जाते हैं और लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो जाता है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को भी स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि भूमाफियाओं से इन तालाबों को कब्जा मुक्त करावें, जिससे शहर के पानी का निकासी हो सके। बात दूसरी हो तब तक ये शहर में गढ़इयों को दूध काटा जा रहा है जी, इससे पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा? पर्यावरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। या मानव जो है, मानव सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाला व्यक्ति है। जीवन में जो नदियों को प्रदूषित करने का काम मानवों का है, वृक्षों को प्रदूषित करने का मानवों का है, पहाड़ों को प्रदूषित करने का काम, तोड़ने का काम मानवों का है। तमाम नाला, तमाम इत्यादि पाट करके लोग घर बना रहे हैं। आज पानी जाने की जगह नहीं है, तमाम अतिक्रमण हो रहा, तमाम उससे बीमारियां फैलेंगी, किंतु किसी को ये नहीं पता है कि इससे क्या होने वाला है। समाज को दूषित करने के लिए कुछ चंद ठेकेदार हैं, कुछ अधिकारी वर्ग मिल करके समाज समस्त दुर्व्यवस्थाओं को विखंडित करते हैं। अपने अंतःकरण को विशुद्ध नहीं करके कि शुद्ध कार्य हो, नियमावली के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है। सभी नियम को ताक पर रख करके, उससे प्रेरित होकर के, लोभ में कहीं न कहीं हो करके यह कार्य करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यह कहना चाहेंगे कि उस अतिक्रमण को हटाया जाए, प्रदूषितता को हटाया जाए। ऐसा होना चाहिए। सरकार इस पर और जो जिले के अधिकारी हैं ये उस पर विचार करें और उसे स्वच्छ और निर्मल बनाने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गरीबों, प्रवासी श्रमिकों को मदद करने के अपराध में पिछले 25 दिनों से योगी सरकार ने जेल में डाल रखा है। उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। लल्लू की रिहाई के लिए प्रदेश के सभी जिला में कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता गांधी जी के प्रतिमा के सामने सुबह 11 बजे से मौन प्रतिवाद कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार इतनी भयभीत है कि उसे मौन प्रतिवाद से भी डर लगता है। बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। ये तमाम बातें कांग्रेस के नेताओं ने कहा है। लखनऊ, वाराणसी, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, सहारनपुर इत्यादि शहरों में कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। वाराणसी में अजय राय समेत सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ में भी सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के गिरफ्तार किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 1,70,000 प्रवासी मजदूरों का आंगनबाड़ी के द्वारा सर्वे कराया गया है, जिसमें से 95,881 प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग करा दी गई है। प्रवासी मजदूरों को स्किल मैपिंग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रवासी मजदूरों की सूची स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, एलडीएम, यूबीआई, कौशल विकास मिशन, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एआरटीओ, जिला युवा कल्याण अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, श्रम विभाग, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, उद्योग विभाग, होमगार्ड विभाग, सिंचाई विभाग के ईमेल आईडी व संबंधित अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी ने उक्त समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु जो सूची भेजी गई है, उस सूची के अनुसार उनसे संपर्क स्थापित करते हुए उनको अपने संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत या अन्य किसी स्थानों पर रोजगार उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त एसडीएम तथा एक्सचेंज सिंचाई के साथ आगामी बाढ़ की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को सख्त निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों की बाढ़ चौकियों पर 15 जून 2020 तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दें तथा राहत शिविरों को भी चिन्हित कर लें। राहत शिविर के समीप ही पशुओं के लिए शिविर का चिन्हांकन कर लें। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि भूसे और चारे की व्यवस्था कर लें, जिससे कि बाढ़ आने पर चारे की समस्या न हो। अपने जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने बताया कि तहसील सगड़ी के अंतर्गत 20 बाढ़ चौकियां, 16 राहत शिविर तथा सदर में 2 बाढ़ चौकियां तथा 2 राहत शिविर बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि जो भी नामें उपलब्ध हैं उनको ठीक करा लें तथा उनकी सूची भी अपने पास रखें। कोविड-19 महामारी के बचाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश पर नगरपालिका आजमगढ़ द्वारा शहरी क्षेत्र में जनपद वासियों में कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए चौक पर ई-रिक्शा अस्थायी रूप से व 2 ई-रिक्शा भ्रमणशील कराकर अनाउंस कराया जा रहा है कि जनपद वासी कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विशेष परिस्थितियों में ही घरों से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर ही निकलें तथा अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। अपने हाथों से नाक, मुंह तथा आंखों को न छुएं। सर्दी खांसी आने पर रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने समस्त ईओ नगरपालिका नगर पंचायत को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत 2-2 ई-रिक्शा के माध्यम से अनाउंस कराना सुनिश्चित करें कि बाजार के अंदर कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने दुकान पर नहीं बैठेगा तथा उसके कर्मचारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो ग्राहक मास्क नहीं पहन रहा है उसको दुकान में प्रवेश नहीं देंगे तथा उनको किसी भी सामान की बिक्री नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता है या दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के निर्देश पर जनपद में कोरोना महामारी के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक साथ खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पूरे शहर मुबारकपुर एवं तहसीलों में छापा मारकर दर्जनों मिठाई की दुकानों एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। जिला अभिहित अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान यह देखा गया कि मिष्ठान भंडार रेस्टोरेंट द्वारा सोशल ऑपरेशनल प्रोसीजर का पालन हो रहा है या नहीं। इस क्रम में पद्मालय स्वीट्स, बिंदल स्वीट्स, बसंत बहार मिष्ठान भंडार, मनभावन स्वीट्स, सिद्धि मिष्ठान भंडार, गुलाब स्वीट्स, महाराजा रेस्टोरेंट, फॉर्च्यून रेस्टोरेंट, डीप कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट एवं अन्य दर्जनों मिष्ठान भंडार के निरीक्षण कर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। 2 दिन में अनुपालन न किए जाने पर इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं आपदा महामारी अधिनियम 1897 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व खाद्य कारोबार करकर्ताओं का होगा। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में गणपतपुर, अचलीपुर, कटवा, मनियारपुर आदि गांव के किसानों ने बंद है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में यूपीडा द्वारा किसानों से बगैर बैनामा कराए ही जमीन पर अधिग्रहण करने के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया है। इन गांव के किसानों ने थानाध्यक्ष अतरौलिया के नाम से प्रार्थना पत्र देकर यूपीडा अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों का कहना है कि 2013 शासनादेश के तहत यह नियम है कि बगैर किसानों की सहमति से उसकी जमीन नहीं ली जा सकती है, जबकि यहां पर दिलीप विल्डकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी यूपीडा द्वारा बिना जमीन की रजिस्ट्री कराए ही अवैध रूप से हम किसानों की जमीन पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। यह कार्य स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार किसानों का किस प्रकार से शोषण कर रही है। हमने बात की उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्र से। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। बगैर रजिस्ट्री कराए ही जबरदस्ती उनके जमीन का वो क्या सीमांकन कराया जा रहा है और उस पर पोल लगाया जा रहा है। ऐसा यूपीडा के द्वारा वर्तमान में अपना अलाइनमेंट का काम किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में जो केरला की संस्था के द्वारा इसका मैप बनाया गया था उसमें और वर्तमान में जब सड़क बन रही है तो अलाइनमेंट में भिन्नता आ रही है। तो एक गांव से दूसरे गांव में कुछ जगह पे डेविएशन मिल रहा है, तो वो उस अलाइनमेंट के तहत यूपीडा अपना निर्धारित कर रही है कि हमको कितनी कहाँ से जो पत्थर लगा करके कि यही हमारी बिंदु है जिस पर हमारी सड़क बननी है, और जिन किसानों की अतिरिक्त भूमि प्रभावित होगी उनका लेखपालों के द्वारा चिन्हीकरण किया जा करके उसका पुनः गजट किया जाना प्रस्तावित है। इसी के लिए यह जो वर्तमान तत्काल की समस्या है यह आपके सामने आई।
जिलाधिकारी आजमगढ़ के द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के संबंध जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में नगर पंचायत महाराजगंज ने नगरवासियों को जागरूक करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, जिसके लिए नगर पंचायत द्वारा वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर घूम घूम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो वही अधिशासी अधिकारी ने TV20 न्यूज संवाददाता राजनारायण मिश्र को बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य की मदद से चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण चौधरी की देखरेख में रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ दुकानदारों व बाजार में आने वाले लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं लोगों को मास्क लगाने और साबुन या सैनिटाइजर का प्रयोग करने की भी सलाह दी जा रही है। औतरौलिया थाना क्षेत्र के भैरवपुर दरगाह निवासिनी शकीला बानो पत्नी मुअज्जम ने आरोप लगाया है कि लड़के की तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने पति के पास मुंबई गई थी, जहां लड़के का ऑपरेशन होना था। उसी बीच घर में किसी के मौजूद न रहने के कारण पटीदार लोग घर का ताला तोड़कर सामान व बॉक्स में रखा गया जरूरी कागजात चोरी कर लिए हैं, जिसमें कुछ सादा पेपर पर मेरे पति की प्रॉपर्टी आदि के सादे कागज पर साइन भी की गई थी। चोरी की सूचना मिलने पर प्रार्थिनी ने मुंबई से फोन पर औतरौलिया थाना प्रभारी को सूचना देकर चोरी की घटना की बात बताई है। पुलिस मौके पर गई थी और मौका मुआयना करने के बाद वापस चली आई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना औतरौलिया क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर व उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़िता शकीला बानो ने, आपको सुनवाते हैं। शकीला बानो, आपके घर में चोरी हुई है, इसकी सूचना आप कहाँ ने दी और कब हुई, इसके बारे में बताइए। हमको अप्रैल में सूचना मिली कि हमारे घर में चोरी हुई है। हम 27 फरवरी को यहाँ से बम्बई चले गए थे और हमको अप्रैल में खबर मिली कि हमारे घर का ताला टूट गया, हमारे घर में चोरी हुई है। तो हमने एसओ साहब को फ़ोन करके बताया था, तो 2 पुलिस आए थे चेक करने के लिए, मगर हमारे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, लोग देख करके चले गए। फिर उसके बाद जब हम बम्बई से आए हैं 28 तारीख को, तो 29 तारीख को हम जा कर के दरख्वास्त डाल करके आए हैं और जो सामान हमारा गायब था वो भी हमने लिखवाया है। और जिसके ऊपर हमको शक था, कागज़ हमारा गायब हुआ इसलिए हमको उनके ऊपर शक गया, हमारे जेठ के ऊपर। उनका नाम हमने लिखवाया था, तो उनको भी बुलाए थे एसओ साहब ने। अब जब वहाँ गए तो उन्होंने उनसे भी बातचीत की, हमको 2 बजे तक हमसे बातचीत की। उसके बाद कहे कि तुम लोग घर जाओ, अब इनको हम बैठाल के रखते हैं, इनसे पूछताछ करेंगे। फिर 5 बजे तक उनसे पूछताछ किए, क्या बात हुई हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद हमारा कोई भी काम हुआ नहीं है। आपके यहाँ एसओ साहब ने FIR नहीं दर्ज की? FIR अब हमने तो दरख्वास्त डाल दी थी, अब पता नहीं उन्होंने दर्ज की कि नहीं, हमारे सामने कुछ भी लिखा। आप कहाँ गई, इसके आगे आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया है? उसके बाद थाने पर जब देखा, 1 हफ्ता के बाद जब देखा कि नहीं कुछ हुआ, तो हमने CO साहब के यहाँ दरख्वास्त डाली है। अभी तक उसका भी 4-5 दिन हो गया, अभी तक कुछ वो नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि कोट किला सदर आजमगढ़ का रहने वाला व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव था, जिसकी उम्र 60 वर्ष की थी, वह किडनी बीमार से ग्रसित है, जिसके इलाज के लिए चक्रपानपुर PGI आजमगढ़ में भर्ती कराया गया था। 12 जून 2020 को उसके उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज प्रयागराज को भेजा गया, जिसमें दोपहर 12:30 बजे आज उसकी मृत्यु हो गई है। सीएमओ ने बताया कि अब तक कुल 166 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 40 एक्टिव केस हैं, 120 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दिनांक 12 जून 2020 की रात्रि को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम देवई तहसील मेहनगर में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा, उस्मापुर, छोटापुर, राजस्व ग्राम देवई तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 69 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। अब इस प्रकार कुल 70 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन कराया जाए। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा जनपद आजमगढ़ की अपराध व कानून एवं व्यवस्था पर समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी आयोजन में महाराजगंज में हुए दलित वर्ग के साथ छेड़खानी व हमले के मामले में विस्तार से चर्चा की गई। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने कहा कि इस मामले में जितने लापरवाह लोग थे उन पर कार्रवाई की गई है और कई लोगों को चेतावनी भी दी गई है। गोकसी के मामले में बोलते हुए कहा कि जनपद में विगत कुछ महीनों से पुलिस ने अच्छा काम किया है। गोकसी के मामले में अंकुश भी लगा है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नागेंद्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात मोहम्मद तारिक व जनपद के समस्त आला अधिकारी मौजूद रहे।
संगोष्ठी आयोजन के दौरान क्या कुछ कहा अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो आज आके मैंने समीक्षा करी उसका मेन था पिछले 5-6 महीने में जो क्राइम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर घटनाएँ हुई, कहाँ हमारी कमी क्या क्या है। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि जो लेटेस्ट घटना महाराजगंज में हुई थी, उसमें ऑलरेडी आपके संज्ञान में ही है, घटना प्रभारी से सस्पेंड किए गए हैं। अभी इसमें 16 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी और कुछ मुलजिम रह गए हैं। एक मैंने कहा कि जितने अज्ञात मुलजिम थे जो भी चिन्हित नहीं हुए हैं, उनको अगले 2 दिन में चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया गया। गुंडे की पराकाष्ठा थी घटना में, पहले लड़कियों को छेड़ेंगे और विरोध करने पर इस प्रकार का हमला करेंगे। ऐसे मुलजिमों को मैंने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया, पहले भी शासन द्वारा दिया जा चुका है कि सब पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, राजपथ कार्रवाई। इसके अलावा और भी पिछले 5-6 महीने में जो घटनाएं घटित हुई थी, जो कॉमन नेचर की घटनाएं थी और जिनमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे कुछ केसेस थे। उसमें लापरवाही के लिए और भी विवेचनों में भी लापरवाही, अन्य चीज़ों में भी लापरवाही थी। मैंने थाना प्रभारी निजामाबाद को लाइन हाजिर किया है। इसके खिलाफ मैंने आदेश दिए हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से लाइन कर दिया जाए और इनके खिलाफ जाँच करके इनके खिलाफ व्यवहारिक कार्रवाई की जाए। कुछ और हमारे थाना प्रभारी के काम में कुछ लापरवाही मुझे दिखाई पड़ी, उनको मैंने चेतावनी दी है और 15 दिन का वक्त दिया है। 15 दिन में यदि वो काम में सुधार नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। उनमें थाना प्रभारी आपके कोतवाली हैं, देवगांव हैं, दीदारगंज हैं, ये थाने हैं। बरदे वाले भी थे, लेकिन वो तो ऑलरेडी वहाँ हट चुके हैं बरदे वाले। इनको मैंने चेतावनी दी है, चेतावनी राइटिंग में दी जाएगी। तो 15 दिन का वक्त दिया है कि जो इनके यहाँ कुछ घटनाएं घटित हुई थी उन्हें कार्य करें, चाहे बलवे की घटनाएं थी, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंस की घटनाएं थी, और अपेक्षित परिणाम न देने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर की मैंने जो पर्यवेक्षण था वो बहुत पूरा पाया। इनके क्षेत्र में कई घटनाएं हुई जिनमें समय से इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई है, तो सीओ सगड़ी को भी मैंने चेतावनी दी है। चेतावनी राइटिंग भेजी जाएगी इनको, और 15 दिन का इनको वक्त दिया है कि जितने भी इनके यहाँ के घटनाओं में कार्रवाई होना बकाया है उस कार्य पूर्ण कराएं, अन्यथा इनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ पिछले महीने में गौकसी पे काफ़ी काम आजमगढ़ में हुआ है, अंकुश भी लगा है। भारी संख्या में गैंगस्टर में कार्रवाई की गई थी। अभी उनमें से काफ़ी लोग गिरफ्तारी थे। गौकसी घटनाओं में पहले बेल पा चुके हैं, गैंगस्टर लगा है, लगभग 142 लोग थे। तो मैंने कहा कि अभियान चला करके अगले 10 दिन में इन सब की गिरफ्तारी हो, और जितने गैंगस्टर पंजीकृत हुए हैं गौकसी के मामले में, एक एक अभियुक्त की प्रॉपर्टी की समीक्षा होगी। जिसने क्राइम करके प्रॉपर्टी अर्जित करी हैं, गैंगस्टर एक्ट में उन सबकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, अटैच की जाएगी, सीज की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कानून को चाहे गौकसी करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, या जिस प्रकार घटना महाराजगंज में हुई थी इस पर घटना करने का प्रयास करेगा, पुलिस सख्ती से निपटेगी। और केवल गिरफ्तारी नहीं, उनके खिलाफ जैसे मैंने कहा गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, राजपाल में कार्रवाई होगी, जिससे इस प्रकार की हिम्मत जो हमारे गुंडा एलिमेंट से न करने पाए। बाकी क्राइम, जहाँ तक क्राइम की बात है, क्राइम अंडर कंट्रोल है। कुछ केसेस हैं जिनकी वर्कआउट नहीं हुए हैं। कोतवाली में घटना हुई थी, लंबा वक्त हो गया है, केस वर्कआउट है, गिरफ्तारी नहीं है। वो भी उनको मैंने अल्टीमेटम दिया कि उनको गिरफ्तार करें। अभी हाल फिलहाल में एक घटना 2 लाख की लूट हुई थी, उसमें भी नाम प्रकाश में आ गए हैं, उनको गिरफ्तारी के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के
जहाँ बाकी लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन बड़ा बहुत अच्छा कार्य किया, लॉकडाउन में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया। इस स्प्रेड को रोकने में बहुत अच्छी भूमिका पुलिस ने निभाई। सोशल पुलिसिंग का भी काम किया, गरीबों को सहायता पहुंचाने में जो जिस बार की कॉल आई थी वो हेल्प पहुंचाई गई, उसके लिए पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बधाई की पुलिस पात्र है। क्राइम फ्रंट पर जहां मैंने चीज़ें बताई, जो कुछ कमियां थी जिन थानों में, उनको मैंने सचेत किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करने के खिलाफ सेवा सत्याग्रह चला रही है, जिसके तहत पिछले 7 दिनों में 25 लाख जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। जिसके तहत जनपद में गांधी प्रतिमा पर मौन प्रतिवाद प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पूर्वी जोन के प्रभारी विश्वविजय सिंह ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के अपराध में लखनऊ जिला कारावास में 20 मई से कैद किए गए हैं। हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इंसाफ मिलेगा। आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस जन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में अब तक 1,70,000 से अधिक प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के रोजगार के संबंध में जनपद में प्रवासी श्रमिक प्रबंधन योजना लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है, कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक करना व नवीन तकनीक का इस्तेमाल करना है। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी श्रमिक हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन सेटअप तैयार किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा रजिस्टर बनाया गया है। प्रवासी श्रमिकों एवं रोजगार प्रदाताओं हेतु पोर्टल एवं ऐप बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि प्रवासी श्रमिक प्रबंधन योजना में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। संबंधित तहसीलों में 2-2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कर रोजगार से जुड़ा जाना है। सभी विभागों को प्रवासी मजदूरों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। महाराजगंज के 25,000 के इनामिया अपराधियों को गिरफ्तार के लिए पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह व सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर के कुशल नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज नंद कुमार तिवारी के निर्देशन में मैं हमराई फोर्स के क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर की खास सूचना पर क्षेत्र के अलग अलग जगहों परशुरामपुर बाजार व रघुपुर छावनी से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आमिर, आसिफ, सुहेल, परवेज, फैजान, नूर आलम व शहर आलम, साकिब सिकंदरपुर आइमा थाना महाराजगंज शामिल है। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी से गांव वालों ने राहत की सांस ली है, तो इस क्षेत्र में शांति का माहौल है। आजमगढ़ में सपा कार्यालय पर पूर्वांचल के वरिष्ठ नेता रहे पारसनाथ यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पारसनाथ यादव के निधन से समाजवादी पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। शोक व्यक्त करने वालों में हरिप्रसाद दुबे, शिवसागर यादव, लालमणि राजभर, राजाराम सोनकर, शिवमूर्त यादव, देवनाथ साहू आदि लोग उपस्थित थे। आज लगातार 7वें शनिवार को ब्रह्मस्थान स्थित मंदिर के प्रांगण में पोखरी में उसमें पल रही मछलियों और बंदरों को आहार उपलब्ध कराकर उनके जीवन हित की चिंता की गई है। इस पुनित कार्य में नगर के निवर्तमान अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, विजय सिंह, हेमंत, रमेशपाल और गोलू साथ रहे। तो खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां आज लगातार 7वें शनिवार को भी ब्रह्मस्थान स्थित मंदिर के प्रांगण में पोखरी में पल रही मछलियों और बंदरों को आहार उपलब्ध कराया गया है और उनके जीवन हित की चिंता की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, गोंडा तथा आजमगढ़ जनपद में आए हुए चिन्हित प्रवासी मजदूरों से जिला प्रशासन द्वारा राशन किट व भरण पोषण हेतु 1,000 रुपये की सहायता धनराशि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। मुख्यमंत्री ने दिलीप कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर पूछा गया कि कहां से आए हैं और राशन किट उपलब्ध कराया गया है कि नहीं, साथ ही भरण पोषण हेतु 1,000 रुपये प्राप्त हुआ है कि नहीं तथा परिवार में कितने लोग हैं, जिस पर दिलीप कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राशन किट दिया गया है एवं भरण पोषण हेतु 1,000 रुपये की सहायता धनराशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं, प्रवासी श्रमिकों को स्किल्स मैपिंग के अनुसार विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित करें। प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा, NRLM, बैंक सखी, आंगनबाड़ी, कौशल विकास मिशन आदि के अंतर्गत 100% रोजगार दिलाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि जनपद आजमगढ़ में कुल 1,70,000 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिसमें से 73,000 परिवारों को भरण पोषण हेतु 1,000 रुपये की सहायता धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।